सुप्रभात बच्चों, मैं जितेंद्र आप सबके बीच फिर से व्याकरण की कक्षा लेकर आया हूँ। कल की कक्षा में मैंने आप सबों को पढ़ाया था सर्वनाम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी कोई का, और नाम का मतलब होता है संबोधन वाला चिन्ह, मतलब संबोधन चिन्ह नाम। सभी के लिए जो नाम प्रयुक्त होते हैं, नाम के जगह में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, नाम जो होते हैं, नाम को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन किसी नाम के लिए प्रयुक्त होने वाले दूसरे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो कल बताया था सर्वनाम के बारे में, और सर्वनाम के जो 6 वेद होते हैं उसको मैंने डिफाइन किया था। कल ही मैंने बताया था कि कल मैं आप सबों के बीच क्रिया चैप्टर लेकर के आऊँगा। आज मैं आप सबों के बीच क्रिया चैप्टर लेकर आया हूँ। आप लोग पूरी एकाग्रचित्ता के साथ मेरी बात को सुने, ध्यान से उसको आत्मसात करें और पूरी तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है किसी काम का होना या करना। वैसे शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता। शब्द अनेक हैं, शब्दों को 8 भागों में विभक्त किया गया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। उसमें कुछ शब्द क्रिया भी होते हैं। तो क्रिया वैसे शब्दों को कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना संभव है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 तरीके से होती है। एक क्रिया होती है खुद ब खुद होती है, जो प्रकृति का नियम है, उसको कोई करता नहीं है, ऑलरेडी वो स्वतः होता जाता है। और दूसरा किसी के द्वारा क्रिया की जाती है। क्रिया 2 तरीके से होती है, एक स्वतः घटित होने वाली क्रिया और एक दूसरे किसी के द्वारा की जाने वाली क्रिया। स्वतः घटित होने वाली क्रियाओं में जैसे धूप का निकलना, नदी का बहना, हवा का चलना, फूल का खिलना, ये सब स्वतः होने वाली क्रिया है। और किसी के द्वारा की जाने वाली क्रिया है खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, कूदना, उठना, बैठना, ये सब किसी के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। तो क्रिया के मुख्य तौर पे 2 ही वेद होते हैं, स्वतः होने वाली क्रिया और किसी के द्वारा की जाने वाली क्रिया। अब हम अध्ययन के हिसाब से बताते हैं कि क्रिया को 2 भागों में विभक्त किया गया है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। कर्म के आधार पर है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक वैसी क्रियाएं जिसमें कर्म हो ही नहीं, और सकर्मक का मतलब होता है कर्म से युक्त क्रिया। वैसी क्रियाएं जिस पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जैसे बच्चे रोती है, वह खाता है। बच्ची रो रही है, यहाँ कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। वह खाता है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जहाँ कर्म होता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। मैं पुस्तक पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? तो पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। राम क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऐसी क्रियाएं क्या होंगी? सकर्मक क्रियाएं होंगी। अब होता है सकर्मक क्रिया को 2 भागों में विभक्त किया गया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक का मतलब होता है वैसी क्रिया वाली पंक्तियां जहां सिर्फ एक ही कर्म, जैसे वह फूल तोड़ रही है। क्या कर रही है? फूल तोड़ रही है। यहाँ कर्म कितना है? एक ही है। तोड़ने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फूल पे पड़ रहा है। तो यहाँ एक कर्मक क्रिया है। और यहाँ है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक का मतलब होता है कि जहाँ 2 कर्म जैसे वाक्यों में प्रयोग किए गए हैं, 2 कर्म हैं, वैसे क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अमित ने सुमित को मारा। अमित ने सुमित को मारा, तो अमित ने सुमित को प्रसाद दिया। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अमित ने सुमित को प्रसाद दिया, तो अमित ने किसको प्रसाद दिया? सुमित को दिया। क्या दिया? तो प्रसाद दिया। यहाँ कर्म कितने हैं? 2 है। तो ऐसी क्रियाओं को जहाँ 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। ये क्रिया का मुख्य भाग है। अब हम आते हैं रचना, संरचना और प्रयोग के आधार पर। संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया को 6 भागों में विभक्त किया गया। कितने भाग हैं रचना और प्रयोग के आधार पर? 6 भाग में। सबसे पहली क्रिया कहलाती है सामान्य क्रिया, दूसरी क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया, तीसरी क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रिया, चौथी क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया, 5वीं क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया और 6ठी क्रिया कहलाती है तात्कालिक क्रिया। ये क्रिया के रचना और प्रयोग के आधार पर 6 वेद बताए गए। सबसे पहली क्रिया है सामान्य क्रिया।
सामान्य क्रिया का मतलब होता है वैसे वाक्य जहां सामान्य तौर पर एक ही क्रिया हो। मैं आया, वह गया, वह पढ़ा, वह सोया, वह रोया, यहाँ एक ही क्रिया है। जिन वाक्यों में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो वह सामान्य क्रिया वाला वाक्य कहलाता है। एक ही क्रिया अगर होगी तो वो सामान्य क्रिया होगी। दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। मैं एक चीज ऊपर बताना आप लोगों को भूल गया, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जितनी भी क्रियाएं बनती है वो किसी न किसी धातुओं से बनती है। धातु से ही क्रियाओं का निर्माण होता है। धातु में ही प्रत्यय लगाकर क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। अमूमन ज्यादातर क्रियाओं में ना प्रत्यय लगता है। तो यहाँ क्या है, संयुक्त क्रिया में दो धातुओं से बनी हुई क्रियाओं को हम नाम धातु ये संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे दो क्रिया, मार डाला, खा लिया। शेर ने हिरण को मार डाला, मारना भी एक क्रिया हुआ और डालना भी एक क्रिया हुआ। मैंने खाना खा लिया, खाना भी एक क्रिया हुआ और लिया भी एक क्रिया हुआ। ये कैसी क्रियाएं हैं? तो ये दो धातुओं से बनी हुई क्रियाएं हैं। ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। मैंने ऊपर आपको बताया कि क्रिया का जब भी निर्माण होता है तो वो धातुओं से होता है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में भी प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में भी ना प्रत्यय लगाकर या अन्य प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। तो वैसे क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना, हाथ से हथियाना, उसने राम की पुस्तक हथिया ली। बतियाना, वह राम से आराम से बात कर रहा था, बतियाना, बतिया रहा था। तो ये जो क्रिया होती है, जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में कोई प्रत्यय लगकर क्रियाएं बनती है तो वैसी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब यह होता है कि जब कर्ता कोई क्रिया खुद न कर, मैं खुद से कोई क्रिया नहीं कर रहा हूँ लेकिन दूसरों को वैसी क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, वैसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। जैसे मैंने बच्चों से लिखवाया, लिखने की प्रेरणा किसने दी? शिक्षक ने दी। पिताजी ने बच्चों से पढ़वाया, पढ़ने की प्रेरणा कौन दे रहा है? पिताजी दे रहा है। तो कर्ता यदि कोई काम खुद नहीं करके, कोई कार्य खुद न कर करके दूसरों को वह कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, जैसे फूल तोड़कर लाओ, प्रेरणा कौन दे रहा है फूल तोड़ने की? कहने वाला कि फूल तोड़कर लाओ। तो ऐसी क्रिया शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व काल, पहले के समय में संपादित हुई क्रिया जो रहती है। यदि मुख्य क्रिया कोई संपादित होती है और मुख्य क्रिया संपादित होने से पहले अगर कोई घटना घटित होती रहती है तो वह क्रिया, कोई क्रिया संपादित हुई रहती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, दूध पिया, सोने से पहले उसने क्या किया? दूध पिया। तो दूध पीने की जो क्रिया होगी वह कौन सी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्रिकेट खेलकर घर आया और सो गया, घर आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी और सोने वाली क्रिया बाद वाली क्रिया कहलाएगी। अब अंतिम में है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया का मतलब होता है तत्काल में जो क्रिया संपादित हुई है, पूर्व में जो क्रिया संपादित हुई है और अभी तुरंत संपादित क्रिया हुई है। दो क्रियाएं अगर है, पूर्व में क्रिया कोई संपादित हुई है तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी और तत्कालिक क्रिया का मतलब हो गया कि अभी अभी तुरंत तत्क्षण घटित होने वाली क्रियाएं तत्कालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे विद्यालय से आते ही सो गया, तो आते ही पूर्वकालिक क्रिया हो गया, विद्यालय से आते ही पूर्वकालिक क्रिया हो गया, और सो गया ये तत्कालिक क्रिया हो गया। ये क्रिया के 6 भेद थे। रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु क्रिया, चौथी प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवी पूर्वकालिक क्रिया और छठी तात्कालिक क्रिया। ये क्रिया है वैसे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना समझा जाता है, किसी काम के होने या करने का बोध हो, वैसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है। क्रिया अमूमन 2 तरह की होती है, स्वतः स्वस्फूर्त ढंग से होने वाली क्रियाएं और किसी के द्वारा की जाने वाली क्रिया। ये क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं होते हैं वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, और वैसी क्रियाएं जिसमें कर्म जुड़ा होता है, क्रिया का प्रभाव कहीं न कहीं किसी चीज पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया को 6 भागों में बांटा गया है। ये है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ऋणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तत्कालिक क्रिया। ये था क्रिया का चैप्टर। अगली कक्षा में मैं आप सबों के बीच विशेषण लेकर आऊंगा। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी दिलेरी के साथ, पूरी एकाग्रचित्तता के साथ वीडियो का सहारा लें। ई क्लास जैसी जो व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई है उसका भरपूर फायदा उठावें, अपना समय जाया ना होने दें, घर में बैठकर वीडियो को देखें, दूसरे छात्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह जो व्याकरण मैं आप सबों को पढ़ा रहा हूँ, शुरू से ही ये आधारभूत व्याकरण आपको पढ़ाया जा रहा है। आप पहली कक्षा से लेकर के और जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक इस व्याकरण की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक अध्याय को, प्रत्येक प्रभाग को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और लाभ उठाएं। Have a good day.